चलिए तो हम लोग भगवान का नाम लेकर के बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का एक नए चैप्टर का आज से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो लक, लेबर, चांस तीनों चीज होना जरूरी है जैसा कि आप लोग बताएं। तो चांस तो आपको मिल ही रहा है, वैकेंसी आया मतलब चांस मिल रहा है। लेबर आपके ऊपर डिपेंड करता है और लक जो है भगवान के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप चाहिएगा तो लक को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो लक, लेबर, चांस तीनों इस बार आपके हाथ में। और हम लोग इसको नाम लेकर के भगवान को और आगे इसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल का विशेष है उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो विशेष है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बताइए, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। पहला चैप्टर नाम है जिसका नाम है आपका ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसका, ट्रांसफार्मर का। देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, ये मान लो कि ट्रांसफार्मर है, ऐसा देखते हैं कि बुक में बना हुआ ये वैसे ट्रांसफार्मर का कोड और ऐसा इसीलिए ट्रांसफार्मर कोड। इसमें क्या होता है, वाइंडिंग लगा रहता है, वाइंडिंग लगा रहता है। वाइंडिंग कैसा रहता है, वाइंडिंग ऐसा कुछ रहता है, एक वाइंडिंग ऐसे रहता है, ऐसा। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है। एक वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा वाइंडिंग को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, ये मान लीजिए किसी तरह सप्लाई कनेक्टेड है, जिधर में सप्लाई कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। अगर ये वाला सप्लाई इधर में कनेक्टेड होगा तब क्या होगा बताइए, ये वाला सप्लाई जो है अगर हमारा ये साइड कनेक्टेड होगा तो ये वाला वाइंडिंग क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग। ऐसे क्यों दिए, ऐसे एसी से डिनोट करते हैं। ऐसा सिंबल जो होता है, ऐसा सिंबल एसी का होता है। इसी वजह से हम लोग यानी कि जिधर हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। और जिधर हमारा लोड कनेक्टेड होगा, लोड कनेक्टेड होगा, लोड हम लोग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड करने का मतलब क्या हुआ हमारा, जैसे बल्ब को जला रहे, बल्ब जलाना होगा, इसके अलावा आपका फैन चल रहा है, हीटर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये सब क्या हुआ बताइए, ये सब जो है आपका इलेक्ट्रिकल लोड हो गया। यानी कि जिस साइड लोड कनेक्टेड होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो ट्रांसफार्मर में मेनली रूप से कितना वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो हम लोग डीप में चल रहे हैं ताकि क्वेश्चंस कुछ भी नहीं छूटे। ये जो है आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो है आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग है। और एक जो है आपका ये वाला वाइंडिंग जो है क्या बताइए, सेकेंडरी वाइंडिंग। एक ऐसा वाइंडिंग है बताइए, सेकेंडरी वाइंडिंग। एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब ध्यान दीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को बोलते हैं जिसमें कि सप्लाई होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर सप्लाई नहीं है, विरुद्ध सप्लाई इसमें नहीं है। और जो लोड कनेक्टेड होता है वाला वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको वन लाइन डिफिनेशन बोले कि ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन क्या होगा तो क्या बोलिएगा बताइए। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, डिवाइस मतलब इसमें एनर्जी का कन्वर्सन नहीं होता है। और ये डिवाइस का काम क्या है, पावर का ट्रांसफर करना। कहां से कहां पावर ट्रांसफर करता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। यानी कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक कहने का मतलब इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। आज भी जाएगा तो वैसे ही रहता है, कल भी जाएगा तो वैसे ही बैठल रहेगा पॉल पर, समझ रहे हैं, कभी मूव नहीं करेगा। यानी इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक बोल रहे हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर एक क्या है, स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट। और जो पावर को ट्रांसफर करता है उस समय फ्रीक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है।
कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर करता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर का अगर हम डिफिनीशन बात करें छोटू, डिफिनीशन अगर हमारा ट्रांसफार्मर का क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इज ए स्टैटिक डिवाइस जो क्या करता होता है, ये पावर को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। क्या पावर को एक सर्किट से पावर को क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। क्या करता है? तो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब ये जो ट्रांसफर करता है उस समय फ्रीक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि प्राइमरी में जितना फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होगा सेकेंडरी का भी उतना ही आवृत्ति होगा, इसलिए ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं, और साथ ही साथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी बोलते हैं। ये जो करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है, इसमें जो होता है आपका इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने के दौरान इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है मतलब बात? चलिए समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम लोग कांस्टेंट क्यों करते हैं। सेम वे में आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है बताइए, रुपया बोल रहा है कि सब बैंक को इसी तरह से पालन करना है। लेकिन अगर हमारे आरबीआई नहीं रहता तो एक्सिस बैंक वाला बोलता ये रुपया, एक रुपया को हम मानेंगे कि 50 पैसा मेरे पास है। एचडीएफसी वाला बोलता है कि हम 80 पैसा लेंगे। स्टेट बैंक वाला बोलता है हम 1 रुपया लेंगे। पीएनबी बोलता है कि हम इसका 1.5 रुपया देंगे। अगर चल जाते आप आईसीआईसीआई में तो बोलता है कि हम ये पैसा लेवे नहीं करेंगे, हम अलग पैसा चलाते हैं। तो बताइए कितना डिफिकल्ट काम हो जाता ना। एक स्टैंडर्ड बनाया गया, आरबीआई जो रूल देता है सबको पालन करना पड़ता है। इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कमेटी ऑफ इंडिया जो है से डिसाइड कर दिया है कि आपका फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए, 50 हर्ट्ज होना चाहिए, जिससे कि क्या पैरेलल ऑपरेशन करने सब में क्या होता है बताइए, आसानी। क्लियर है, समझ रहे बात को? अगर नहीं होगा तो सब एक जगह बिजली को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हमारे स्टेट में मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, झारखंड में 60 हर्ट्ज है, तो ना उससे हम बिजली खरीद सकते हैं ना उसको हम बेच सकते हैं। इसीलिए एक ही बनाया गया है। अगर मान लीजिए उसका 60 हर्ट्ज होता, हमारा 50 हर्ट्ज होता, तब क्या करते हैं, एक बीच में फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगाना पड़ता, तब जाकर के उसको हम लोग 50 को 60 में कन्वर्ट करके तब बेचते हैं। तो इक्विपमेंट का डिवाइस का खर्च बढ़ जाता है ना, इस कारण से फिक्स माना गया 50 ही हर्ट्ज। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर तो हमारा काम क्या है, यहाँ पर पावर है, इसको ट्रांसफर करना क्या है यहाँ पर, यानी कि सप्लाई से लोड में एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर का क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर करने के दौरान इसमें जो भी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे सर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स पाई उत्पन्न होगा, पाई ऐसे फ्लो करेगा। फ्लक्स होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ आवाज बोल रहे हैं, आपके पास पहुंच रहा है कि लाइन के थ्रू, उसी तरह से फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक चुंबक देखे होंगे कि अगर उसके प्रति एक आयरन पीस अगर बगल में रखोगे तो क्या खिसका लेगा, उसको सटा लेगा, तो अपने क्या फील्ड एक तरह का है। तो जैसे हमारा यहाँ पर इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ऑटोमेटिक है इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा इसका n, इसका क्या होगा n, इसका n1 मान लीजिए, इसका n2 मान लिया जाए। और प्राइमरी वाइंडिंग का n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या करते हैं, n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इसमें n1 n2 होगा और करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फैराडे का नियम क्या बोलता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लक्स का चेंज होता है, फ्लक्स का चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। फ्लक्स का चेंज होता है तो क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ क्या है, E1 और E2।
और इसमें कितना वाइंडिंग है सर? 2 वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग का डिफिनेशन क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसमें क्या सप्लाई कनेक्टेड है। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा है? जिसमें कि लोड कनेक्टेड है। एक तरह से प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसमें कि आपका सप्लाई कनेक्टेड है। प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग उसको बोलते हैं जिस वाइंडिंग में सप्लाई कनेक्टेड होता है, जिस वाइंडिंग में सप्लाई कनेक्टेड होता है। कौन सा? सप्लाई से जुड़ा होता है। जिस वाइंडिंग में सप्लाई या जो वाइंडिंग बोल सकते हैं सप्लाई से जुड़ा होता है, सप्लाई कनेक्टेड होता है, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। एक बताया क्या छोटू? सेकेंडरी वाइंडिंग। दूसरा वाइंडिंग क्या है बताइए? सेकेंडरी वाइंडिंग। आप बताइए आप सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं? अभी हम बताया था जस्ट सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसमें क्या लोड कनेक्ट होता है। जिस वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड होता है, जिस वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड होता है, लोड मतलब बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब क्या है? लोड कनेक्टेड होता है, लोड कनेक्टेड होता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग। एक है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा वाइंडिंग कौन सा? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें का लोड कनेक्टेड हो, सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? जो सोर्स ऑफ सप्लाई कनेक्टेड है। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा है? जो लोड कनेक्टेड है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हाँ, अब देखिए ये जो वाइंडिंग है, ये वाला वाइंडिंग और ये वाला वाइंडिंग, ये जो फ्लक्स जो होगा से दोनों में सेम ही हो। फ्लक्स जो होगा से दोनों में क्या होगा? छोटू सेम ही हो, यानी कि फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो। सेम फ्लक्स दोनों वाइंडिंग में लिंक करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स जो होता है एक समान होता है, फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होता। चाहे वो नो लोड कंडीशन हो चाहे लोड कंडीशन हो, फ्लक्स हमेशा बराबर होता है। प्राइमरी का फ्लक्स और सेकेंडरी का फ्लक्स हमेशा बराबर होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी है। ट्रांसफार्मर अभी भी देखें कि एक स्टैटिक डिवाइस है, दूसरा हम लोग क्या देखें? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। अभी हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। और ट्रांसफार्मर में आइडियल केस में यहाँ का पावर और यहाँ का पावर, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर भी बराबर होता है। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी बोलते हैं और ट्रांसफार्मर को हम लोग कांस्टेंट पावर डिवाइस भी बोलते हैं। एक ट्रांसफार्मर भाई कितना नाम उसका है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जिसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पावर डिवाइस। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर जो है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कांस्टेंट क्या होता होगा? कांस्टेंट होता है। और क्या होता है ट्रांसफार्मर में? पावर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे डिप्लोमा डिग्री बीटेक वाला स्टूडेंट सब है ऐसे कांस्टेंट होता है। क्या होता है समझे बात को? लेकिन हम लोग का डायरेक्ट वाले ही क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम यहाँ पर विशेष फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर में क्या वोल्टेज पावर कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट होता है। मतलब क्या लोग एक का पावर सपोज E1 है, E1 बराबर कितना? E1 × I1 प्राइमरी साइड का। ऐसा सपोज मान लो ऐसा कोई ट्रांसफार्मर है सपोज ये ट्रांसफार्मर ऐसा मान, ऐसा कुछ है। यहाँ का वोल्टेज E1, यहाँ का वोल्टेज E2, इसमें जो करंट पास कर रहा है सपोज I1, इसमें जो करंट पास कर रहा है सपोज I2,
इधर सोर्स ऑफ सप्लाई है, इधर कनेक्टेड क्या होगा, लोड है, लोड वाइजर है। अब यहाँ का पावर क्या होगा, P1 बराबर बताइए, P1 × I1, P क्या वोल्टेज, P बराबर क्या होता है, VI, पावर बराबर यहाँ का पावर क्या होगा बताओ, P2 × I2। कहने का क्या मतलब हुआ, P1 P2 बराबर होगा, भले P1 P2 और I1 I2 अलग अलग। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात कर रहे हैं, जो एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, सपोज P1 जो है 100 वोल्ट है और I1 जो है 5 एम्पीयर है, मिला के कितना होगा बताओ, 500 वाट होगा। अगर एक P2 का बात करें, ये मान लेते कि फॉर एग्जांपल 50 है, जबकि करंट उसी रेशियो में बढ़ जाएगा तब भी कितना होगा बताइए, 500 वाट। कहने का मतलब क्या हम बोल रहे हैं, करंट या वोल्टेज जिस रेशियो में घटेगा, वोल्टेज जिस रेशियो में घटेगा, करंट उसी रेशियो में बढ़ेगा। वोल्टेज जिस रेशियो में घटेगा, करंट उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का गुणनफल में कोई चेंजिंग नहीं, दोनों के गुणनफल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी कि पावर हमेशा जो होगा से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पावर हमेशा जो होगा से कांस्टेंट होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम लोग कांस्टेंट पावर डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट पावर डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वोल्टेज और करंट अलग अलग हो सकता है। वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर में चेंज हो सकता है, लेकिन आपका पावर चेंज नहीं हो सकता। पावर जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? यानी कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तथा करंट में परिवर्तन हो सकता है, तथा धारा मतलब करंट में परिवर्तन हो सकता है, में चेंजिंग या परिवर्तन हो सकता है। इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है, हो सकता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तथा करंट में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पावर में चेंजिंग नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्लक्स चेंज नहीं होता है। ये सब जो है से आपका चेंज नहीं होता है। किसमें चेंज नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? ओम का नियम यहाँ पर लागू नहीं हो पाता, क्योंकि वोल्टेज घटेगा तो करंट, क्योंकि एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। ओम का नियम क्या बोलता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट यहाँ नहीं होता है। क्या कर समझ गए? जैसे हम आगे बढ़े, लिख लिए? नहीं लिख। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं करता, क्या किस क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? ट्रांसफार्मर में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है। केवल बीएचपीसीएल में नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आईटीआई का, इस टाइप के क्वेश्चन गारंटेड रहता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा क्वांटिटी, कौन सा पैरामीटर नहीं बदलता, नहीं बदलता। कौन सा नहीं बदलता भाई? ये ऑप्शन में दे रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहा है वोल्टेज, बी ऑप्शन दे रहे हैं करंट मतलब धारा, सी ऑप्शन दे रहे हैं हम, सी ऑप्शन में दे रहे हैं इम्पीडेंस, और डी ऑप्शन में दे रहे हैं हम फ्लक्स। कौन नहीं बदलता होगा? अभी लोग बताए थे, अभी लोग बताया कि फ्लक्स की वजह से नहीं बदलता। कौन कौन नहीं बदलता? आगे चल के पढ़ेंगे इसी में क्या होता है। ठीक है? रेजिस्टेंस और एक टर्म होता है रिएक्टेंस, दोनों को मिलाने पर इंपीडेंस बनता है, जो कि हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे जब ऐसी पढ़ेंगे। भाई बस इतना जानिए। अब इसमें क्या मान लीजिए इंपीडेंस के बारे में नहीं, तीनों तो जान ही रहे थे ना। और क्वेश्चन पूछा है कि परिवर्तन में कौन नहीं करता था, फ्लक्स आंसर हम लोग जान रहे हैं, वही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? इसमें हमारा ट्रांसफार्मर में कौन नहीं बदलता है, चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर में कौन चेंज नहीं करता है, कौन चेंज
नहीं करता। इसमें से पहला हो जाएगा पावर, चेंज नहीं करता। और क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। और क्या हो जाएगा? तीसरा, पहला दूसरा तीसरा में कौन चेंज नहीं करता बताओ? एक हमारा प्लस, ये तीनों चेंज नहीं करता। कौन चेंज करता है? वोल्टेज और करंट। याद रखने के लिए नोट पॉइंट में मार्क करें, कौन चेंज नहीं करता? ये तीनों चेंज नहीं करता है। और बात करते हैं चेंज कौन करता है? ट्रांसफार्मर में चेंज कौन करता है भाई? ट्रांसफार्मर में चेंज कौन करता है? चेंज मतलब परिवर्तन कौन करता है? ये वोल्टेज में परिवर्तन होता है और दूसरा जो है करंट में परिवर्तन होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये दोनों क्वांटिटी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। समझ गए? इस बार हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे? VATSCL का एकदम वैकेंसी को डायरेक्ट ही कर देना, छोड़ना नहीं है। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर हाल में एकदम ले लेना रिजल्ट एकदम। इसको इस बार नहीं लीजिए तो समझिए कि बड़ा दिक्कत वाला बात। इस बार हर हाल में 2000 सीट है, 2000 सीट में एकदम से दंगल मार देना है, एकदम ले ही लेना है रिजल्ट। नहीं लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं लीजिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, इस बार हर हाल में ले लेना है। ये सब सारा वीडियो जो है आपका यूट्यूब चैनल पर भी जाएगा ट्रांसफार्मर का। ठीक है, बात समझे? तो जो लोग फ्रेंड हैं तो इस वीडियो को भी शेयर करते रहिए। ट्रांसफार्मर का क्लास आपका यूट्यूब पर भी जाते रहेगा, आपका एप्लीकेशंस में भी जाएगा। ठीक है, और जो ऑफलाइन में बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, बात समझे? इस तरीके से करके सबके पास वीडियो लेक्चर्स क्या होगा? चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिस्टमेटिक वे में सब चलते जाएगा। बाकी जो है से अभी केवल ट्रांसफार्मर का यूट्यूब पर क्लास जाएगा। बाकी जब टेस्ट सीरीज वगैरह करेंगे, टेस्ट सीरीज आपका एप्लीकेशन में होगा, ऑफलाइन में होगा। आप समझे? इस तरीके से सारा सिस्टमेटिक वे में सब आपका होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यार। तो हरदम हमारा बने रहे बिल्कुल। अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो पूरा ट्रांसफार्मर देखें, आधा अधूरा नहीं। बहुत सारा चैनल में क्या है, बहुत सारा चैनल में क्या है, ट्रांसफार्मर के एक वीडियो दिखाया और दूसरा का वीडियो गायब कर दिया। तो क्या होगा? ढंग से तैयारी नहीं हो पाता। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर का, पूरा चैप्टर का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर चैप्टर का बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर सारा कंटेंट आपका ट्रांसफार्मर का रहेगा। क्लियर है? चाहे जितना वीडियो बने, 5 वीडियो, 7 वीडियो, 10 वीडियो, जितना ही वीडियो रहे, सीरियली वाइज में आपका ट्रांसफार्मर का ITI लेवल का जो वीडियो है स्पेशली फॉर VHPCL के लिए ऑल आपका यूट्यूब चैनल पर आपका रहेगा। तो इस पे बिल्कुल बने रहिएगा, एक एक लेक्चर्स को देखिए। और आगे मान लीजिए कि जो भी अगर कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए, और नहीं तो तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, बात समझे? जो भी लोग हैं और यूट्यूब पर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन जाते रहे। ठीक है, बाकी जो यूट्यूब पर है तो उनको तो जाते ही रहेगा। ऑफलाइन क्लास वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वहां जाएगा तो आपको मिलते रहे। तो चैनल बेस टेक्निकल एकेडमी को क्या करना? सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में शेयर भी कर देना है। ठीक है, और नंबर भी हम दे ही दिए हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो ये नंबर पर कांटेक्ट कर ले, 9097294991। इस पे क्या करना है? कांटेक्ट कर लेना है, ताकि आपका दिक्कत क्या हो सोल्व हो जाए। व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ समझ में आ गया है? क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।